CA Inter New Course Paper 4 Taxation Test 1. Question 1. MKG Agency is a partnership firm consisting of father and three major sons. The partnership deed provided that after the death of father, the business shall be continued by two sons, subject to the condition that firm shall pay 20% of the profit to the mother. Father died in March 2019. In the previous year, 1920, the reconstituted firm paid rupees 1 lakh equivalent to 20% of the profits to the mother and claimed the amount as deduction from its income. Examine the correctness of the claim of the firm. अब ये क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लगेगा कि जो 20% प्रॉफिट है 1 लाख है वो जो फर्म है वो डाइवर्ट कर रही है अपना, यानी उस पर टैक्स नहीं देना चाहती, इसलिए वो मदर के नाम के ऊपर वो उसको भेज रही है। सबने ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने आंसर उल्टा ही लिखा है, जो सही आंसर था उसका उल्टा लिखा। उन्होंने लिखा है कि जो 20% का प्रॉफिट है वो टैक्स उस पर लगेगा, वो बचा नहीं सकती फर्म। लेकिन 1981 में ये केस हुआ था, केस था नरीमन बी ब्रूचा एंड सन्स, ये केस था। इसमें ये केस जीत गए थे। जो 20% का जो प्रॉफिट है 1 लाख का, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो माइनस हो जाएगा हमारे टोटल प्रॉफिट्स में से, और उनको पूरा बेनिफिट इस चीज़ का मिल जाएगा। लेट्स सी कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत है। The issue raised in the problem is based on the concept of diversion of income by overriding title, which is well recognized in income tax law. In the instant case, the amount of rupees 1 lakh being 20% of the profit of the firm paid to the mother gets diverted at a source by the charge created. Charge created, आपको ये लाइन जरूर लिख के आनी है, charge create। उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में चार्ज क्रिएट किया है उसका कि 20% जो प्रॉफिट है वो मदर को जाएगा, यानी वो जो प्रॉफिट है वो फर्म के पास आया ही नहीं, वो सीधा मदर के पास चला गया। उसको ये मानेंगे एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड सच इनकम डज नॉट रीच टू द असेसी फर्म, वो असेसी फर्म के पास आया ही नहीं। रादर such income stands diverted to other person as such other person has a better title on such income than the title of the assessee. The firm might have received the said amount, but it so received for the on behalf of mother who possesses the overriding title. Therefore, the amount paid to the mother should be excluded from the income of the firm. This view has been confirmed. ये कंफर्म हो चुका है CIT वर्सेस नरीमन बी ब्रूचा एंड सन्स। तो आपको ये आंसर पढ़ना पड़ेगा। ये ऑल्दो देखा जाए तो एक इंटर से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं वो। आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप इसको याद कर लीजिए, समझिए इस चीज़ को कि क्या है। आप ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, टैक्सेशन में सब कुछ इन सिलेबस होता है। लेट्स सी स्टूडेंट ने वही गलत किया है, उन्होंने उल्टा लिखा है। बाकी ये मैं इनकी गलती भी नहीं मानूंगा, क्योंकि ऐसा एक रेयरेस्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको आना चाहिए स्टिल। इन्होंने वही लिखा है कि वो प्रॉफिट जो है वो मदर को जा रहा है तो वो फर्म में ही टैक्स होगा, लेकिन फर्म में टैक्स नहीं होगा, वो मदर के अकाउंट में टैक्स होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एज्ड 45 years being a resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident and non-resident for assessment year 2021। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, किस हिसाब से करना है कि आपको तीन लाइन मारनी है और उसके अंदर लिखना है कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो ये इनकम्स दी हुई हैं, उन तीनों के हिसाब से आपको सोच के आंसर करना है। लेट्स सी कैसे आंसर किया हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021, ये प्रेजेंटेशन का हिस्सा होता है। आप इस तरह से लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। तो हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर
रेजिडेंट की जो होती है वो तो ग्लोबल इनकम आपकी टैक्सेबल होती है, कहीं भी मिले तो अगर वो बंदा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो टैक्सेबल होगी। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जो इनकम होती है या नॉन रेजिडेंट की जो इनकम होती है, अगर वो इंडिया में अराइज होती है या इंडिया में रिसीव होती है, वो उतने तक की ही टैक्सेबल होती है। तो उन्होंने कहा कि 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। तो जो रेजिडेंट एंड ऑनरी रेजिडेंट है उसकी तो ग्लोबल इनकम 10,000 पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन जो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसकी 50% रिसीव्ड इन इंडिया है तो 50% ही टैक्सेबल होगी 5,000, और नॉन रेजिडेंट की भी 5,000 होगी उसी हिसाब से। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया। अब ये अराइज भी इंडिया में हो रही है तो 100% इनकम तीनों की टैक्सेबल होगी, 20,000 20,000 20,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इंडियन कंपनी से, इंडियन कंपनी के शेयर सेल करने से, तो ये अक्रू एंड अराइज इंडिया में होगी तो इसलिए ये इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। इसका एक वेल नोन केस भी है, हमारा वोडाफोन का केस होता है, वो आपको सीए फाइनल में देखने को मिलेगा, लेकिन ये इस चैप्टर के हिसाब से ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी था। तो 20,000 20,000 20,000 तीनों में ये टैक्सेबल होएगा। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। ब्रिटिश कंपनी से पैसा आया है, डिविडेंड आया है, वो लंदन में हमने रिसीव किया है, अक्रू भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है। जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है तो 5,000 पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी दोनों में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी 50% ऑफ प्रॉफिट्स आर रिसीव्ड इन इंडिया। तो जर्मनी से हमें कैपिटल गेन हुआ है सेल ऑफ प्लांट के जरिए, उसका 50% प्रॉफिट इंडिया में रिसीव हुआ है। तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है तो पूरा 40,000 टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन बाकियों का आधा आधा ही होगा क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया है 50%, तो 20,000 20,000 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली आउट ऑफ विच ₹40,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो जो बिजनेस है हमारा वो जर्मनी में है लेकिन उसको हम दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हैं, और 40,000 जो है वो इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो यहाँ तो ग्लोबल इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। और यहाँ पे भी क्योंकि कंट्रोल्ड एक प्रोविजन होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, अगर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो भी सारी इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल हो जाएगी, तो 70,000 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट होता है जितनी इनकम रिसीव इंडिया में रिसीव हुई है या अक्रू हुई है वो ही उसको टैक्सेबल होगी। अब इंडिया में सिर्फ इसको 40,000 रिसीव हुआ है तो इसलिए ये टैक्सेबल होगा यहाँ पे। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन। जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो दिल्ली में हुआ है, अक्रू दिल्ली में हुआ है, लेकिन वो एंटायरली लंदन से मैनेज हो रहा है। तो अक्रू दिल्ली में हुआ है, इंडिया में हुआ है, तो तीनों के ऊपर टैक्स लगेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट लंदन लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। तो लंदन में एक घर था, वहाँ पे कोई इनकम अराइज हुई प्रॉपर्टी से, तो वो पहले वहाँ पे रिसीव किया गया, उसके बाद में इंडिया को रिपेट्रिएट किया गया। तो ये इसकी ग्लोबल इनकम होती है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की इसकी तो बात ही नहीं करते हैं, सारी इनकमें टैक्सेबल होंगी इसकी। लेकिन यहाँ पे अगर ये पैसा डायरेक्टली इंडिया में आया होता है इसका तो ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाता, लेकिन ये वहाँ पे पहले रिसीव हो चुका है लंदन में, उसके बाद रेमिट किया गया इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन इंडिया इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। इंडियन कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है तो अक्रू एंड अराइज इन इंडिया हो गया, चाहे रिसीव बाहर हो रहा है तो तीनों का टैक्सेबल होगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। तो ये भी इंडिया से अक्रू और अराइज हो रहा है, टेक्निकल सर्विस आपने इंडिया को दी है तो ये 8,000 तीनों में टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन, भाई अक्रू और अराइज तो आपका इंडिया में हो रहा है तो ये भी तीनों में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड रिसीव देयर, अक्रू भी पाकिस्तान में हो रही है, रिसीव भी वहाँ पे हो रही है, इसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी लेकिन इन दोनों को कोई टैक्स नहीं लगेगा। पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम
ब्रॉड टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, कोई पास्ट की इनकम थी, वो उस टाइम पे उस पर टैक्स नहीं लगा था, लेकिन अब भी नहीं लगेगा। इन दोनों में तो लगेगा नहीं, क्योंकि रिसीव और अक्रू और राइज वहीं पे हुई थी, बाद में रिसीव हो रही है। और इसको भी नहीं लगेगा क्योंकि ये पास्ट की इनकम है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर बट देन ब्रॉट टू इंडिया, जो फॉरेन की एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है आपका। या फाइनल में आपको इस चीज़ का बताएंगे जब आप फॉरेन टैक्सेशन पढ़ोगे। तो ग्लोबल इनकम के हिसाब से 18,000 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन रिसीव और अक्रू वहीं पे हुई है तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कीनिया विच वॉज सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया, कीनिया के अंदर कोई प्रोफेशन कर रहे थे, प्रोफेशन से इनकम आ रही है कीनिया के अंदर, पर वो इंडिया के अंदर सेटअप किया था, रिसीव भी वहीं पे हुआ, लेकिन इंडिया में आके खर्च किया। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कहाँ पे स्पेंड किया। हमें क्या कहाँ पे लेना कहाँ पे चीज़ को डिस्कस करना होता है कि रिसीव कहाँ पे हो, अक्रू कहाँ पे हुआ। अक्रू कीनिया में हुआ और रिसीव भी वहीं पे हुआ, लेकिन वो प्रोफेशन जो था वो इंडिया के वहाँ पे था, जो इंडिया से सेटअप हुआ था। सपोज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो वहाँ पे जाके कोई सर्विस दे रहा है अपने प्रोफेशन की कीनिया में, और वहीं पे पैसा रिसीव भी कर रहा है। अगर तो वो ऑर्डनरी रेजिडेंट है तो टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट है फिर भी टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट है फिर टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ वेडिंग, वेडिंग में आपने अदर सोर्स में चीज़ पढ़ी होगी कि वेडिंग में अगर आपको कोई भी गिफ्ट रिसीव होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो इसको हमने ज़ीरो कर दिया। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंडिया के बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने की वजह से तीनों में आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड फ्रॉम रशिया, ग्लोबल इनकम की वजह से यहाँ पे टैक्सेबल होगा, यहाँ पे नहीं होगा। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, तो जो इंडियन कंपनी से डिविडेंड होता है वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन अब उस पर टैक्स लगने लग गया बीबीडीए में। तो स्टिल यहाँ पे इन्होंने ये पुराने लोग के हिसाब से लिखा हुआ है, हम 10 लाख के हिसाब से ले लेते हैं कि 10 लाख से कोई भी इनकम कम होती है डिविडेंड के ऊपर तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। 10 लाख से ऊपर जितनी होती है 10 लाख का आपको एग्जम्पशन मिल जाता है, फिर टैक्सेबल होता है, तो ये इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान, इंडियन लैंड से, राजस्थान की लैंड से आपको एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो वो एग्जम्प्ट होती है, आपको पता ही है, तो नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने ग्रोस टोटल इनकम 80 TTA में आपको सेविंग बैंक के ब्याज का आपको डिडक्शन मिल जाता है, वो ले लिया हमने, तो इतनी इनकम है। स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट सारा सही किया था, उसकी गलती कहाँ पे रहेगी, एक तो वो पास्ट फॉरेन इनकम में लगा गया, ये भी उसकी, मैं समझता हूँ कि ऐसा कभी कोई पॉइंट आता नहीं है, आया नहीं है आज तक, इसलिए उसने यहाँ पे लगा दिया स्टिल। और एक उसने सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है वो ऐड नहीं किया, उसके बाद उसकी डिडक्शन नहीं ली। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस पॉइंट के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा ये आपका गलत हो सकता था, कोई बात नहीं, लेकिन ये पॉइंट आपका गलत नहीं होना चाहिए था। 12,000 उसके बाद 10,000 की आपको डिडक्शन मिल जाती। स्टिल अगर वो कर सकते तो 10,000 की पहले से लेके 2-2 हज़ार पे यहाँ पे ऐड कर देते, वो भी सही माना जाता, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा फॉरेन रेजिडेंशियल स्टेटस से है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती थी। क्वेश्चन 3, examine the reasons based on provisions of the Act as to chargeability of the following receipts to the tax in assessment year 2020 and 21. Rent of rupees 60,000 charged from tenants occupying the houses constructed on the land situated in India and used for agricultural purpose. The tenants working in the nearby industrial area occupy these houses for their own residential purpose. 60,000 का रेंट हम टेनेंट से चार्ज कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर घर बने हुए हैं उसके ऊपर, तो क्या इनको हम एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे क्योंकि घर एग्रीकल्चर लैंड पे बने हुए हैं? तो आंसर जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही होगा कि एग्रीकल्चर लैंड पे सिर्फ एग्रीकल्चर का काम ही एग्जम्प्ट होता है, अगर उसके अलावा आप कोई भी काम करते हो तो वो टैक्सेबल होगा। तो देखते हैं किस तरह से इसको आंसर करना है। सबसे पहले इसने लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड इन सेक्शन 2(1)(a). According to the explanation 2 to the section 2(1)(a), any income derived from any building
from the use of such building for any purpose, including letting of residential purpose or for the purpose of any business or profession other than agriculture shall not be agriculture income. वो agriculture income नहीं मानी जाएगी. Therefore, the rent for rupees 60,000 from letting out of houses constructed on agricultural land for the residential purpose of industrial workers shall not be treated as agricultural income by virtue of section 2 to section 21A. Hence such income would be chargeable to tax. तो सिंपल सी बात है, ये एक लेमैन भी इसको अच्छे से आंसर कर पाएगा, लेकिन आपको प्रोफेशनल आंसर लिखना है इस पे. देखते हैं स्टूडेंट ने इसको किस तरह से टैकल किया है. उन्होंने सीधा लिख दिया है एज पर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स. मेरे को लगता है उन्होंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन था. ये तो प्योरली टैक्सेबल होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गलत कर दिया ये. तो प्रॉपर समझ के आंसर किया कीजिए और एक प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखा कीजिए. ये इन्होंने एक तरह से, जैसे टाइम नहीं होता, लास्ट के 2 मिनट ही बचे होते हैं टाइम के, उस हिसाब से इन्होंने आंसर लिखा हुआ है. वैसे तो सारा पेपर ही वैसे किया, लेकिन एक शौक से आप पेपर दिया कीजिए. इस तरह से एग्जामिनर के ऊपर आपका बैड इंप्रेशन पड़ता है. Now second point, income of rupees 75,000 derived by Anand Nursery from the sale of seeding grown without carrying out all the basic operations on land. आनंद नर्सरी ने 75,000 की इनकम ड्राइव करी है. उन्होंने सीड्स ग्रो किए थे, लेकिन उस पर बेसिक ऑपरेशन नहीं लगाए जो लैंड के ऊपर लगाने चाहिए, लेकिन स्टिल उन्होंने सीड्स ग्रो करके एक इनकम ड्राइव करी है. सीड्स ग्रो करके वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट माना जाएगा, क्योंकि चाहे बेसिक ऑपरेशन ना किए हों लैंड के ऊपर, लेकिन एक एग्रीकल्चर का ही ये सब पार्ट होता है कि जो नर्सरी से इनकम होती है. लेट्स सी किस तरह से इसको आंसर करना है आपको. Explanation 3 to section 21A provides that income derived from sapling or seeding grown in nursery shall be deemed to be the agricultural income whether or not the basic operation were carried out on land. Accordingly, the income of rupees 75,000 derived by Anand Nursery from the sale of seeding grown without carrying out all the basic operations on land shall be treated as agriculture income and exempt from tax अंडर सेक्शन 10(1). सेक्शंस का आप प्रॉपरली ध्यान रखेंगे. अगर नहीं आता है तो आप मत लिखिएगा, वरना सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चाहे अंदर का कंटेंट आपका सही भी हो. लेट्स सी स्टूडेंट ने किस तरह से लिखा है. एज पर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 75,000 द सम पार्ट ऑफ चार्जेबल ऑन सम टैक्स इज़ नॉट टैक्सेबल. पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा है इन्होंने. हैंडराइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एटलीस्ट वैसी तो होनी चाहिए जैसे कि एग्जामिनर पढ़ सके. स्टिल इनको हमने 1 मार्क्स दे दिया है, क्योंकि इन्होंने पॉइंट कंक्लूजन सही लिखा है, लेकिन प्रॉपरली इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया. तो आपसे एग्जामिनर एक प्रोफेशनल आंसर की नीड रखता है, और आप वैसे ही करके आएंगे. थर्ड पॉइंट है, मिस्टर गायतोंडे born and brought up in state of Sikkim had a net profit of rupees 2,25,000 from the business located in Sikkim and interest of 55,000 on securities bond issued by the government of Rajasthan. तो सिक्किम के अंदर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, ताकि जो सिक्किम के लोग हैं वहाँ पे उनको नौकरी मिले. सिक्किम में जाके आप प्लांट वगैरह या बिजनेस करें. तो सिक्किम के अंदर जो भी आप कोई भी बिजनेस चलाएंगे तो वो एग्जम्प्ट होगा. इन्होंने लिखा हुआ है सेक्शन 10(26) AAA exempts the income which accrue or arises to Sikkimese individual from any source in the state of Sikkim and income by way of dividend or interest on the securities. Therefore, the income from Mr. Gayatonde from the business located in Sikkim and interest income on the securities bond of government of Rajasthan shall not be subject to tax. तो ये सेक्शन है आपका इनकम विच डज नॉट इंक्लूड फॉर टैक्सेशन, उसके उस चैप्टर के अंदर ये आता है. तो ये रेयरेस्ट आपको देखने को मिला होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी सिक्किम के पर्सन की कोई भी बात हो तो वहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाता है, टैक्स नहीं लगता है. स्टूडेंट को ऑब्वियस बात है ये नहीं आता था, तो उन्होंने नॉर्मली जैसे लिखते हैं कि भी अगर एग्जम्पशन लिमिट से आपकी इनकम बढ़ जाए तब टैक्स लगता है, तो उन्होंने वो बात यहाँ पे लिखी है जो उनका गलत हो गया. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. ITC Limited is a company manufactures cigarette and supply it to the distributor Mr. Z for rupees 2 lakh
on which charged excise duty as well as GST. ठीक है. Mr. Z further supplied to the retailer Mr. R for rupees 2,20,000 and charged GST. Explain whether treatment by ITC Limited and distributor Mr. Z is correct or not. तो हमने ये देखना है कि जो Z है उसने करेक्टली इसको मेंशन किया है कि नहीं किया. तो वो सिगरेट बनाते हैं, सिगरेट तंबाकू से बनती है, तो आपको जैसे पता ही है कि तंबाकू के ऊपर एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है. तो देखते हैं उन्होंने कैसे आंसर किया इसको. इन द केस ऑफ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट manufacturer would be subject to GST. In addition to the center would have a power to levy central excise duty on these products. Therefore, treatment by ITC Limited on supply of tobacco and tobacco product is correct. ठीक है. Recipient of supply Mr. Z can take ITC only of GST. ठीक है भाई, जब एक्साइज पे ही नहीं किया तो एक्साइज का क्रेडिट कैसे मिलेगा उसको, तो सिर्फ उसको GST का मिलेगा, एक्साइज कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. In case of further supply by Mr. Z to the retailer Mr. R would be subject to GST only. Therefore, treatment by Mr. Z is correct. तो दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो करेक्ट है. आंसर देखते हैं किस हिसाब से स्टूडेंट ने किया है. As per section 9 charging section of the CGST Act, the treatment taken by the ITC Limited is correct and true. तो ट्रीटमेंट तो उन्होंने लिख दिया लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे बिल्कुल बेमने मन से पेपर करते हैं उसी तरह से किया है इन्होंने. तो प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं. मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि क्यों है, ये तो तुक्का भी लग सकता है कि हाँ करेक्ट है कि नहीं है करेक्ट. तो ये ट्रू फॉल्स का पेपर नहीं है, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको. क्वेश्चन 5. Mr. Viraj is a registered dealer under GST supplying taxable goods to the large number of customers either directly or through Mr. Tushar who guarantees payment on behalf of buyer to seller. ओके तो इसमें बोला गया है कि विराज जो है वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को अपनी गुड्स बेचता है, या तो कस्टमर को डायरेक्टली देता है या तुषार एक एजेंट है उसके थ्रू देता है. Mr. Tushar charges a commission of 12% whereas other agents charges commission of 10% for the similar services. Mr. Tushar जो है वो 12% चार्जेस लेता है अपने कमीशन के, लेकिन जो अदर कमीशन एजेंट्स हैं वो 10% लेते हैं. वो 12% लेता है. The only difference where that Mr. Tushar guarantees payment from the buyer whereas other agent does not provide any such guarantee to the principal supplier. Okay, वो गारंटी लेता है कि अगर जो बायर है अगर वो पैसा ना दे तो मिस्टर तुषार उनको पैसे देगा, इसकी वजह से वो 2% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है. गुड्स वर्थ ₹5 lakh were supplied by Mr. Viraj to Mr. Sumesh routed through Mr. Tushar where invoice was issued by Mr. Tushar in the name of Mr. Viraj. ओके जो इन्वॉइसेस हैं वो मिस्टर तुषार देता है, लेकिन जो नाम लिखा रहता है वो मिस्टर विराज का ही लिखा रहता है, यानी प्रिंसिपल सप्लायर का. जो मिस्टर तुषार है वो सिर्फ मिस्टर विराज से बिल लेके सामान लेके आगे पहुंचाता है. द बायर मिस्टर सुमेश फेल्स टू पे ₹5 lakh विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम. ओके सुमेश है जिसको 5 लाख का सामान दिया था, वो टाइम से पैसे देने भूल गया. सो मिस्टर तुषार हु हैज़ अंडरटेकन गारंटी मेक्स पेमेंट टू मिस्टर विराज ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सुमेश एंड चार्जेस 15,000 एज इंटरेस्ट टू मिस्टर सुमेश. तो मिस्टर तुषार ने पेमेंट कर दी मिस्टर विराज को और सुमेश से 15,000 इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया. द ओपन मार्केट वैल्यू for supply of such goods was ₹5.10 lakh. तो ये एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपको मेन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, चाहे आप उसको अंडरलाइन कर लेना वहाँ पे. Whether Mr. Tushar, a Dell Creditor agent, would fall within the ambit of para 3 of schedule 1. What is the value of supply of Mr. Viraj assuming GST at the rate of 12%? Whether commission charged by Mr. Tushar, Dell Creditor agent to Mr. Viraj would liable to GST. Whether interest charged by Mr. Tushar to Mr. Sumesh will form part of value of supply of goods. Would your answer differ if Mr. Tushar issues invoice in his own name for supply of goods on behalf of Mr. Viraj?
तो सबसे पहले तो हम प्रोविजंस देखेंगे कि प्रोविजंस क्या कहती हैं, उसके बाद ही इन इंडिपेंडेंट केसेस के ऊपर आएंगे। प्रोविजन कहती है एज पर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017 सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लीज रेंटल लाइसेंस अलॉन्ग विद एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। चाहे कंसिडरेशन हो चाहे ना हो, अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो वो सप्लाई मानी जाएगी। पैरा 3 शेड्यूल 1 सेक्शन 7 इज एज फॉलोज। Supply of goods by a principal to his agent where the agent undertakes to supply of such goods on behalf of principal, ठीक है, और by an agent to his principal whether the agent undertakes to receive such goods on behalf of principal also as per recent clarification issued by CBIC by this notification that defines the term del creditor agent। del creditor agent जो सप्लायर का जो सामान होता है बायर तक पहुंचाता है, लेकिन जो बिल के ऊपर नाम लिखा होता है वो बायर का ही लिखा होता है, वो खुद डिलीवरी नहीं लेता, उसको डेल क्रेडिटर एजेंट बोलते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट टू द स्कोप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप अंडर शेड्यूल 1। ओके, तो पॉसिबल सिनेरियोज इन द गिवन केस क्या बनेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर विराज टू मिस्टर तुषार, कि मिस्टर विराज जो है वो तुषार को सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की। फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर तुषार टू मिस्टर सुमेश, ठीक है। सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विसेज बाय डेल क्रेडिटर एजेंट टू सप्लायर और रिसिपिएंट और बोथ। जो एजेंसी की सर्विस है, जैसे वो एजेंट अपना कमीशन चार्ज करता है, वो सप्लायर को भी अपना बिल देगा और रिसिपिएंट को भी देगा। एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय डेल क्रेडिटर एजेंट टू रिसिपिएंट, जो डेल क्रेडिटर एजेंट है उसको उसका जो उससे 15,000 इंटरेस्ट का चार्ज कर रहा है, तो एक तरह से वो क्रेडिट एक्सटेंड कर रहा है, उसका पैसा वो खुद दे रहा है, उससे बाद में ले रहा है, तो उसका वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो ये भी एक सप्लाई माना जाएगा। लेट्स सी कि अब आंसर कैसे करना है। हमने क्वेश्चन 1 हम देखें तो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, वेदर मिस्टर तुषार अ डेल क्रेडिटर एजेंट वुड फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। तो जो कह रहे हैं कि मिस्टर तुषार जो है एक डेल क्रेडिटर एजेंट, वो पैरा 3 में आते हैं, क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? अगर हम मिस्टर तुषार को जो सप्लाई कर रहा है सप्लायर, तो क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? लेट्स सी द आंसर। मिस्टर तुषार इज सप्लाइंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर विराज एंड इशूइंग इनवॉइस इन द नेम, यहाँ पे इनकम गलती से मिसप्रिंट हो गया, इन द नेम ऑफ मिस्टर विराज। जो बिल के ऊपर नाम लिखा हुआ है मिस्टर सुमेश का लिखा हुआ है, वो विराज की तरफ से बिल दे रहा है। ही डज नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, इसलिए वो जो उसको सप्लाई करेंगे वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर मिस्टर विराज अज्यूमिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। मिस्टर विराज के लिए जो है वैल्यू क्या मानी जाएगी सप्लाई के लिए? The value of supply for Mr. Viraj will be 5 lakh plus GST, which does not include the amount of interest charged by Mr. Tushar to Mr. Sumesh, as it is a contract on principal to principal basis, principal supplier और principal जो है recipient। तो वो जो 15,000 है वो मिस्टर तुषार ले रहा है पैसे, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि जो बिल है वो मिस्टर विराज के नाम का है। प्राइस ऑफ गुड्स 5 लाख, जीएसटी ऐड कर देंगे तो टोटल प्राइस आ गया 5,60,000। देन क्वेश्चन नंबर 3, वेदर कमीशन चार्ज्ड बाय मिस्टर तुषार डेल क्रेडिटर एजेंट टू मिस्टर विराज सप्लायर वुड बी लायबल टू जीएसटी। तो बिल्कुल जीएसटी के लिए लायबल होगा। कमीशन चार्ज्ड बाय मिस्टर तुषार टू मिस्टर विराज फॉर सप्लाइंग गुड्स टू द अल्टीमेट बायर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर विल बी लायबल टू जीएसटी एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, ठीक है, क्योंकि जो सप्लायर है यहाँ पे मिस्टर तुषार है और रिसिपिएंट मिस्टर विराज है, वो अपनी एजेंसी की सर्विसेज मिस्टर विराज को दे रहा है, तो इस वजह से वो वहाँ पे जीएसटी लगेगा। तो कमीशन कितना होगा? 5 लाख के ऊपर 12%, 60,000 के ऊपर हम कमीशन चार्ज करेंगे, जो भी एप्लीकेबल रेट होगा। देन फोर्थ इन्होंने पूछा है, वेदर इंटरेस्ट चार्ज बाय मिस्टर तुषार टू मिस्टर सुमेश विल फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जो इंटरेस्ट का चार्ज किया है मिस्टर तुषार ने सुमेश से, जो रिसिपिएंट है हमारे गुड्स का, तो वो क्या सप्लाई मानी जाएगी?
There is a levy of interest charged by Mr. Tushar to Mr. Sumesh, but via exemption notification, such interest is exempted from GST and will not be included in the value of supply of goods. तो जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं और वो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करता है, वो सप्लाई तो होता है लेकिन वो एग्जम्प्ट हो जाता है। उसी तरह से इसको ऐसे मानेंगे कि तुषार का जो पैसा था, जो पैसा सुमेश का पैसा था, वो मिस्टर तुषार ने पहले चुका दिया। अब जो सुमेश से वो उसको पैसा मिलेगा वो विद इंटरेस्ट मिलेगा। एक तरह से ये लोन एक्सटेंडिंग वाली पार्टी होगी, जैसे हमने फोर्थ में आंसर में फोर्थ पॉइंट में देखा था ना, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय डीसीए टू रेसिपिएंट। तो ये उस तरह से पार्टी हो गई। देयर इज ए लेवी ऑन इंटरेस्ट चार्ज बाय मिस्टर तुषार टू मिस्टर सुमेश, बट वाया एग्जम्पशन नोटिफिकेशन सच इंटरेस्ट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी एंड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इसके बाद जो ये फिफ्थ पॉइंट में पूछ रहे हैं उसमें सारा केस ही उल्टा कर दिया उन्होंने। तो वुड योर आंसर डिफर इफ मिस्टर तुषार इश्यूज इनवॉइस इन हिज ओन नेम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर विजय। तो इसमें क्या बोलते हैं कि अगर मिस्टर विराज जो है वो तुषार को गुड्स दे रहा है, साथ में जो इनवॉइस दे रहा है उस पर मिस्टर तुषार का ही नाम लिखा हुआ है उसने, और तुषार आगे अपने बिहाफ पे जो है गुड्स आगे मिस्टर सुमेश को दे रहा है। लेट्स सी, इसमें सारा आंसर चेंज हो जाएगा, ऊपर के 4 पॉइंट्स को ओवरराइड कर रहा है। इसके अंदर ये भी कंडीशन होती है, जो तुषार है उसको कंपलसरी सेक्शन 24 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है, और वो सारी सप्लाई खुद लेता है और अपने नाम से आगे इशू करता है। एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर विराज प्रिंसिपल टू मिस्टर तुषार एजेंट, where Mr. Tushar undertakes to supply such goods on behalf of Mr. Viraj and issues invoice in his own name instead of issuing invoice in the name of principal supplier, the principal agent relationship will established by Mr. Viraj and Mr. Tushar, and thus Mr. Tushar would fall under the ambit of para 3 of schedule 1। इसलिए वो सप्लाई के एम्बिट में आ जाता है, वो सप्लाई माना जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आंसर नेगेटिव वे में दिया था, यहाँ पे अब हम पॉजिटिव वे में देंगे, क्योंकि वो जो बिल है वो अपने नाम से इशू कर रहा है। एज पर रूल 29 ऑफ CGST रूल्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग सप्लाइड, और रूल 29 के अकॉर्डिंग be 90% of the price charged for the supply of goods of like kind quality by the recipient to his customer not being related person। तो इसका हमें दे रखा था कि जो मार्केट में ओपन मार्केट वैल्यू है वो 10,000 ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम ओपन मार्केट वैल्यू 5,10,000 ले लेंगे, उसके ऊपर GST 12% लगाएंगे, तो टोटल इतना वैल्यू हमारे पास आ गया। द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय मिस्टर तुषार टू मिस्टर सुमेश विल बी एज फॉलोज। जो मिस्टर तुषार मिस्टर सुमेश को जो अपनी सर्विस के पैसे दे रहा है, जो उससे सर्विस देने के पैसे ले रहा है एजेंसी सर्विस के, तो प्राइस ऑफ गुड्स 5,10,000 है, अपना कमीशन भी ऐड कर देगा 61,200, अपना इंटरेस्ट भी ऐड कर देगा। अब ये इंटरेस्ट जो है आप इसको बैंक का इंटरेस्ट नहीं मानेंगे, अब आप इस इंटरेस्ट को मानेंगे कि डिलेड पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है, तो ये हमारे उसमें ऐड हो जाएगा, हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन आपने ये एक सेक्शन पढ़ा होगा कि जब भी हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लेट पेमेंट के ऊपर, तो वो इंक्लूसिव ऑफ GST होता है, तो इसको हम ग्रोसिंग अप कर देंगे तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। इसकी टोटल वैल्यू आ गई, उसके ऊपर GST लगा दीजिए, फिर लेस ITC ऑन इनवर्ट सप्लाई कर दीजिए, तो नेट GST आपका 8951 का पेबल बनता है मिस्टर तुषार के लिए। द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय मिस्टर तुषार टू मिस्टर सुमेश विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन दिस, इंटरेस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ GST। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखें आपका दिमाग खोल देगा ये क्वेश्चन, और आपको इवन सेक्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ये क्वेश्चन कर जाइए, समझ के कर जाइए, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ये इसमें ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल आप समझ के चल सकते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट ने किस तरह से किया है। उन्होंने सबसे पहले तो एक्सप्लेन नहीं किया कुछ भी, सीधा वो कंक्लूजन पे आ गए, येस और नो वाली बातें आ गई यहाँ पे उनकी। नो दैट तुषार नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ पैरा दिस दिस दिस, भाई इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं है एम्बिट में। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई सीधी निकाल दी, उसको कैलकुलेट नहीं किया इन्होंने, और ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी इनका गलत है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करके पेपर दीजिए, तभी फ़ायदा है पेपर देने का, नहीं तो वेस्ट ही है सब कुछ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6।
क्लासीफाई फॉलोइंग एक्टिविटीज एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज पर शेड्यूल 2। हमें ये बताना है कि ये गुड्स और सर्विस है या नहीं है। The above activities are in relation to goods or service or both, but in order to classify it as a supply, it must be included in the scope of supply as per Section 7 of CGST Act। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले मिस्टर सूरज एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर विशाल टू रेंट आउट हिज प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल पर्पस। तो ये हमें पता है कि कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी प्रॉपर्टी रेंट लेट आउट करते हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर मिस्टर स्वाद एंटरप्राइज प्रोवाइड्स केटरिंग सर्विसेज ऑन ओकेजन ऑफ सच पार्टीज सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस। तो केटरिंग की सर्विस दे रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस खुद ही लिख के दे रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इजी है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। आपको बस ये सेक्शन अगर आप याद रख लेंगे तो और भी बढ़िया बात है, वरना सप्लाई ऑफ सर्विस भी लिखेंगे एज पर रेलिवेंट प्रोविजन के साथ में तो भी सही माना जाएगा। Messrs XYZ Private Limited transferred stock of raw material from its unit in Pune to one of its branch located in Nagpur। दोनों ही महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो इसका अगर हम देखा जाए तो आंसर जो है वो थोड़ा टेक्निकल अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। टेक्निकल किस हिसाब से कि अब जो कंडीशंस हैं कि आपकी एक यूनिट मान लो पूना में ही है, दूसरी यूनिट भी पूना में है, लेकिन दोनों ने अलग अलग जीएसटी नंबर ले रखा है, तब तो वो सप्लाई माना जाएगा। अगर वो सेम जीएसटी नंबर है तब वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। सपोज पूना और नागपुर दोनों का एक ही जीएसटी नंबर है, बिकॉज दोनों महाराष्ट्र में है। अगर इंटरस्टेट होते तो दूसरी वाली को लेना ही पड़ता नंबर, ठीक है। तो पुणे भी महाराष्ट्र में और नागपुर भी महाराष्ट्र में है। तो दोनों की जो सप्लाई अगर वो एक दूसरे को कर रहे हैं तो अपने आप को ही सप्लाई कर रहे हैं। तो इस पे ये ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन अगर दोनों का नंबर अलग अलग हो, पुणे वाली का नंबर अलग हो जीएसटी और नागपुर वाली का नंबर अलग हो, तो ये सप्लाई माना जाएगा। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। नो इफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट इन द सेम स्टेट ऑफ द सेम बिजनेस एंटिटी हैविंग सेम रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होना चाहिए, सेम स्टेट और बिजनेस, ठीक है। देन इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर Section 7 of CGST Act. However, if separate registration has taken, then it is treated as supply. Okay. Then Mr. X provided transportation facility for a deceased person in relation to performance of funeral rites. Funeral की आपको पता ही है जैसे सर्विस में आती नहीं है, तो ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है। उसके बाद Messrs. Nermeti Developers undertakes a contract of fabrication work office ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसकी रिजल्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो इमूवेबल होती है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है जिसके अंदर गुड्स भी लगती हैं, सर्विस भी लगती है, और रिजल्टेंट प्रॉपर्टी जो है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है और सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। अब देखते हैं स्टूडेंट ने किस हिसाब से इसको किया है। उसके सही भी हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर उसने लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स, तो इसमें उन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स लिख तो दिया है लेकिन उसको एक्सप्लेन भी करना था सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे है। अगर उनका जीएसटी नंबर अलग अलग है तो ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, लेकिन इसने सीधा ही नरेशन लिख के सप्लाई ऑफ गुड्स लिख दिया, तो ये सही नहीं है। उसके बाद में मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर डिसीज, तो इन्होंने सप्लाई ऑफ सर्विस लिख दिया। ऑल दो हमें पता है कि फ्यूनरल की जो सर्विस होती है वो ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स, वो नेगेटिव सप्लाई में चली जाती है। उसके बाद मैस्टर नैरमेटी डेवलपर्स अंडरटेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर फैब्रिकेशन ऑफ वर्क, तो सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का कोई इन्होंने यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया जो कि इनको करना चाहिए था। फिर भी इनको 3 नंबर मिले हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल आंसर आपसे उम्मीद रखता है एग्जामिनर। स्टिल अगर आपको इन टॉपिक्स में कभी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे डाउट सेक्शन में डाउट रेज कर सकते हैं, और आप हमें भी कहीं पे आपको लगता है कि गलती है तो आप हमें भी बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।